अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैदली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रोमोसोम एंड डीएनए के एक और टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस टॉपिक का जिक्र कर रहे हैं वो है हमारे पास डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल। यहाँ हेडिंग ये डाली गई है कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है। अब सवाल है हमारे पास ये आता है कि ये मालूम कैसे पड़ा कि डीएनए ही हेरिडिटी मटेरियल है और डीएनए का काम क्या है। ये सारी चीज़ें हमें शुरू में मालूम नहीं थी, लेकिन ये हमें ज़रूर मालूम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के हवाले से, जिस थ्योरी के अंदर ये बताया जा रहा था कि हेरिडिटी यूनिट्स जो हैं वो क्रोमोसोम के पास मौजूद होते हैं और ये क्रोमोसोम ही होता है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है उन हेरिडिटी मटीरियल्स को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अगर हम क्रोमोसोम की खुद की कंपोजिशन को देखते हैं तो क्रोमोसोम जो है वो डीएनए का तो बना होता है और साथ में प्रोटीन का भी बना होता है। तो सवाल ये था हमारे पास कि कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो क्रोमोसोम में मौजूद हैं और वो हेरिडिटी मटेरियल का काम कर रहे हैं। क्या ये डीएनए और प्रोटीन दोनों ही कंबाइनली जो है हेरिडिटी यूनिट के तौर पर काम कर रहे हैं, या सिर्फ प्रोटीन अकेला मौजूद है या सिर्फ डीएनए मौजूद है। तो उसके हवाले से कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। उन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में हमें मालूम पड़ा और ये बात कंफर्म हो गई कि डीएनए जो है वह हेरिडिटी मटेरियल के तौर पर काम करता है। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ की तरफ से एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसके नतीजे में कुछ सक्सेस हासिल हुई और उसके बाद कुछ और एक्सपेरिमेंट्स जो है वो भी कंडक्ट किए गए, जिसके नतीजे में पता चला कि बेसिकली डीएनए जो है वही हेरिडिटी मटेरियल के तौर पर काम करता है। अब हमारे पास जो टॉपिक मौजूद है वो है एविडेंस ऑफ डीएनए एज ए हेरिडिटी मटेरियल। इस टॉपिक की हेडिंग हम इस तरह से भी दे सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ डीएनए एज ए हेरिडिटी मटेरियल, क्योंकि इस पूरे टॉपिक में एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया जा रहा है जिसके नतीजे में ये साबित हुआ था कि डीएनए ही हेरिडिटी मटेरियल के तौर पर काम करता है। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने अपने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया को यूज़ किया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। ये वो बैक्टीरिया है जो कि नमूनिया को काज करता है इंसानों के अंदर। अब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जो है, इसकी दो किस्में होती हैं। एक किस्म जिसके ऊपर कैप्सूल पाया जाता है, यानी कि सेल वॉल के बाहर भी एक पॉलीसेकेराइड की लेयर मौजूद होती है। तो जिनमें पॉलीसेकेराइड की लेयर मौजूद होती है तो वो स्मूथ नज़र आते हैं, तो उस किस्म को कहा गया स्मूथ टाइप या एस टाइप उसको कहा गया। और ये एस टाइप जो होता है बेसिकली ये वायरुलेंट होता है, यानी कि ये पैथोजेनिक होता है, ये बीमारी को काज करता है। एक और किस्म जो कि रफ टाइप कहलवाती है, जिसकी सेल वॉल के ऊपर कोई कैप्सूल मौजूद नहीं होता, तो रफ टाइप नॉन कैप्सूलेटेड और नॉन वायरुलेंट होती है, यानी कि ये बीमारी को काज नहीं करती। तो ये दोनों ही जेनेटिकली डिफरेंट होती है, क्योंकि इन बैक्टीरिया के अंदर इन्फॉर्मेशन इस तरह की मौजूद है कि एक बीमारी को काज करी, दूसरी बीमारी को काज नहीं करी, तो ये दोनों ही जेनेटिकली डिफरेंट है। अब इनके एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया जा रहा है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट इस तरह से किए कि इन्होंने रफ टाइप को जो है माउस के अंदर दाखिल किया, और जब रफ टाइप को इन्होंने माउस के अंदर दाखिल किया तो देखा कि माउस पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने स्मूथ टाइप का इंजेक्शन जो है वो माउस के अंदर दाखिल किया तो माउस के लिए वो फीटल साबित हुआ, यानी कि माउस उस इंजेक्शन के लगने के नतीजे में मर गया। तो यहाँ से भी जाहिर हुआ हमारे पास कि रफ टाइप जो है वो नॉन वायरुलेंट होता है, क्योंकि उसके दाखिल करने पर माउस पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन स्मूथ टाइप को जैसे ही माउस में दाखिल किया गया तो माउस जो है उसकी डेथ हो गई। मजीद आगे एक और एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किया है और उस एक्सपेरिमेंट में इस तरह से किया गया कि दोनों ही स्ट्रेन्स को हीट किल किया गया, यानी कि जो रफ टाइप थी, जो नॉन वायरुलेंट ऑलरेडी थी, और जो स्मूथ टाइप थी, उन दोनों को गर्म किया गया बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे। तो इस बार जब हीट किल्ड एस टाइप को दाखिल किया गया माउस के अंदर, यानी कि ऐसी किस्म को दाखिल किया गया है जो कि पहले वायरुलेंट थी, अब उसको गर्म करने के बाद दाखिल किया गया माउस के अंदर, तो माउस पर कोई भी बीमारी वाला असर जो है देखने को नहीं मिला। तो यहाँ से नतीजा ये निकला कि जो जिंदा है रफ टाइप और जो हीट किल्ड स्मूथ टाइप है, दोनों का माउस पर कोई असर नहीं होता। अब उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। एक्सपेरिमेंट किस तरह से कंडक्ट किया कि जो जिंदा थे रफ टाइप उनको माउस में दाखिल किया और साथ में उसी माउस के अंदर उन्होंने हीट किल्ड जो है एस टाइप को दाखिल कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ जो अजीब हुई वो ये थी कि माउस के अंदर काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डेथ देखने को मिली। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो रफ टाइप जो दाखिल किए गए हैं वो ऑलरेडी नॉन वायरुलेंट थे, यानी कि वो बीमारी काज ही नहीं कर सकते थे, और हीट किल्ड एस टाइप को दाखिल किया जा रहा है जो कि खुद बीमारी काज करने वाले नहीं थे। लेकिन जब उन दोनों को मिक्स करके दाखिल किया गया है एक ही माउस के अंदर तो अब हमें डेथ देखने को मिली है। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट 1928 पर कंडक्ट किए गए थे और उस दौरान जो है इस गिरफ्त के पास भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि ये एक मामला किस तरह से हुआ, कि किस तरह से हीट किल्ड एस टाइप जो है वो जिंदा हो गई माउस के अंदर
और ये बात अनएक्सेप्टेबल भी थी कि कोई चीज़ मर के ज़िंदा हो जाए। तो यहाँ पर नतीजा ये बयान किया गया था कि जो रफ़ टाइप थे, जो नॉन वायलेंट थे, वो किसी तरह से स्मूथ टाइप में यानी कि वायलेंट में कन्वर्ट हो। जब ये रफ़ टाइप और स्मूथ टाइप ये दोनों आमने-सामने हुए तो किसी तरह से ये मामला पड़ा कि रफ़ टाइप के अंदर उसी स्मूथ टाइप वाली यानी वायलेंट वाली प्रॉपर्टीज़ आ गई। तो इस नज़रिए को जो नाम दिया गया वो ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया गया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि एक के कैरेक्टर जो हैं वो दूसरे के नतीजे में बदल जाएँ। एक का एक्सप्रेशन दूसरे के नतीजे में बदल जाए तो इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। यहाँ पर वही बात बयान की जा रही कि हीट किल्ड एस टाइप जो थी उनका किसी तरह से रफ़ टाइप के ऊपर असर हो गया। हीट किल्ड एस टाइप जो थे, जो मरे हुए थे, उनका असर हो गया रफ़ टाइप के ऊपर और फिर हमें उनके अंदर चेंजेस देखने को मिले। अब यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को दिखाया हुआ है कि माउस के अंदर जब स्मूथ टाइप को दाखिल किया गया था जो पैथोजेनिक थे, तो नतीजे में माउस जो है मर गया था। स्मूथ टाइप जब भी माउस में दाखिल करेंगे माउस जो है मर जाएगा। लेकिन अगर हम रफ़ टाइप को माउस में दाखिल कर रहे हैं तो माउस उसके नतीजे में हेल्दी रहता है, माउस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन जब हीट किल्ड एस टाइप को हम माउस में दाखिल करते हैं तब भी माउस के ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग दाखिल करेंगे मिक्सचर जिसके अंदर हीट किल्ड और एस टाइप दोनों को अगर हम दाखिल करेंगे, मरे हुए एस टाइप को और ज़िंदा हम दाखिल करेंगे रफ़ टाइप को, तो नतीजे में फिर हमें माउस मरा हुआ नज़र आएगा। और ऐसे माउस के अंदर जब हमने ब्लड सैंपल लिया तो उसके ब्लड के अंदर हमें लिविंग एस सेल नज़र आए, यानी कि जो स्मूथ टाइप मरी हुई थी वो दोबारा से ज़िंदा हो गई थी, उसने दोबारा से रिप्रोड्यूस करना शुरू हो गया। तो ये चीज़ जो है उस टाइम पर साइंटिस्ट को समझ नहीं आई थी कि ये किस तरह से ज़िंदा हो गए। तो कंक्लूजन यहाँ पर भी मौजूद है कि जो लिविंग रफ़ टाइप है वो किसी तरह से चेंज हो गए इस स्मूथ टाइप के अंदर। कोई पता नहीं था कि कौन सा सब्सटेंस उनका ट्रांसफ़र हुआ है कि रफ़ टाइप जो है वो स्मूथ टाइप में बदल गए। तो बेसिकली वो जो हेरिडिटरी सब्सटेंस था जो एस सेल में से निकला, उन मरे हुए एस सेल्स में से निकला, जिसकी मदद से रफ सेल ने अपना कैप्सूल बना दिया और वो चेंज हो गए, उनके अंदर वो प्रॉपर्टी आ गई। ये चीज़ अननोन थी, ये चीज़ मालूम नहीं थी कि वो कौन सा सब्सटेंस जो है इस स्मूथ टाइप से रफ टाइप में दाखिल हुआ है। इसी एक्सपेरिमेंट को आपकी बुक में भी दिखाया हुआ है कि माउस के अंदर जो स्मूथ टाइप है उसके इंजेक्शन दाखिल किए गए तो माउस मर गया, और वो जो सेल थे वो भी उसकी बॉडी के अंदर, उसके ब्लड में, उसके हार्ट में मौजूद थे। फिर उसके अंदर जब रफ टाइप को दाखिल किया गया माउस के अंदर कोई सेल मौजूद नहीं थी, माउस जो है हेल्दी रहा है। फिर जब इसी स्मूथ टाइप को हीट अप किया गया, उसे गर्म किया गया और गर्म करने के बाद माउस में दाखिल किया गया, तो माउस के अंदर फिर दोबारा से सेल मौजूद नहीं थे, माउस के अंदर कोई ग्रोथ नहीं हुई उन सेल्स की, और माउस जो है जिंदा रहा। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब इस स्मूथ टाइप को रफ टाइप के साथ मिक्स करके इंजेक्शन जो है दाखिल किया गया है माउस के अंदर, रफ टाइप जो है वो जिंदा है, स्मूथ टाइप मरे हुए हैं। उन मरे हुए स्मूथ टाइप को और रफ टाइप को जब मिक्सअप किया हुआ है तो किसी तरह से स्मूथ टाइप का कोई मटेरियल जो है वो दाखिल हो गया रफ टाइप के अंदर, और रफ टाइप के नतीजे में ये जो है हमारे पास माउस भी मर गया और फिर स्मूथ टाइप दोबारा से जिंदा हो गए, और स्मूथ टाइप के सेल्स भी हमें हार्ट के अंदर नजर आना शुरू हो गए। अब जैसा कि हमने बयान किया कि ग्रिफ्थ ने जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे तो उन्हें मालूम नहीं था कि वो ट्रांसफरिंग मटेरियल कौन सा है जो स्मूथ टाइप से रफ टाइप में चला गया, और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किए थे 1928 में। 16 साल के बाद यानी 1944 के अंदर कुछ और लोग आए जैसे कि एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी। इन्होंने उस ट्रांसफरिंग मटेरियल को आइडेंटिफाई किया, यानी कि जो ट्रांसफरिंग मटेरियल ग्रिफ्थ से मालूम नहीं हो सका था उसे 3 और लोगों ने मालूम कर लिया। तो शुरू में सबके लिए यही सवाल था कि क्या वो डीएनए है जो ट्रांसफ़र हुआ, या कुछ प्रोटीन है जो ट्रांसफ़र हुए, या आरएनए ट्रांसफ़र हुआ। इसी चीज़ को मालूम करने के लिए दोबारा से हीट किल्ड बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया गया जो स्मूथ टाइप थे, जिनकी एबिलिटी जो है वो ट्रांसफ़र हो गई थी रफ टाइप के अंदर। तो उन स्मूथ टाइप को दोबारा से चेक किया गया कि कौन सी चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हुई थी। तो एक एंजाइम को यूज़ किया गया जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस एंजाइम। ये वो एंजाइम है जो डीएनए को ब्रेक डाउन कर देता है। जब डीएनए को ब्रेक डाउन किया गया और वही स्मूथ टाइप जो कि गर्म किए गए हैं उनको रफ टाइप के साथ मिक्स किया गया है, तो उनकी वो ट्रांसफरिंग एबिलिटी जो है वो भी लॉस हो चुकी थी। और यहाँ से ये बात क्लियर हो गई थी कि जो डीएनए है बेसिकली वही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि डीएनए को ब्रेक डाउन किया गया है तो वो एबिलिटी भी लॉस्ट हो रही है। तो बेसिकली ग्रिफ्थ का ये एक्सपेरिमेंट था, ग्रिफ्थ का ये मैकेनिज्म था जिसको फिर बाद में और लोगों ने प्रूव किया और ये साबित किया कि डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल के तौर पर काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक और एक्सपेरिमेंट को जिक्र करते हैं। अब हम जिक्र कर रहे हैं हर्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट के हवाले से। अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेस, इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था, और ये 1952 के अंदर, यानी कि एवरी और उसके साथियों ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके बाद जो है ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट भी उसी मकसद से हुआ है कि फाइंड आउट हो सके कि जेनेटिक मटेरियल बेसिकली कौन सा होता है।
तो अल्फ्रेड हार्शी और मार्था चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज़ किया है वो वायरस को यूज़ किया हुआ है, यानी उन्होंने यूज़ किया है बैक्टीरियोफेज को। बैक्टीरियोफेज को उन्होंने इसलिए यूज़ किया हुआ है क्योंकि क्रोमोसोम और बैक्टीरियोफेज उन दोनों की कंपोजिशन सेम है। क्रोमोसोम के पास भी डीएनए मौजूद है और बैक्टीरियोफेज के पास भी डीएनए मौजूद है। क्रोमोसोम के पास भी प्रोटीन मौजूद है और बैक्टीरियोफेज के पास भी प्रोटीन मौजूद है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए कि प्रोटीन या जो डीएनए उन दोनों में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल के तौर पर काम करता है, तो उस सवाल से यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है। ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ये बेसिकली अपना शिकार बैक्टीरिया को बनाता है। जब ये बैक्टीरिया के अंदर दाखिल हो जाता है तो ये अपने न्यू कॉपीज बनाता है, न्यू फेजेस को बनाता है। लेकिन ये किसी को भी मालूम नहीं था कि कौन सी चीज़ है बैक्टीरियोफेज वायरस की जिसकी मदद से न्यू फेजेस बनाए जा रहे हैं, न्यू वायरसेस बनाए जा रहे हैं। तो क्या वो डीएनए या प्रोटीन, इसके हवाले से मालूम नहीं था। तो बैक्टीरियोफेज जो वायरस है ये अपनी कॉपीज बैक्टीरिया के अंदर बना रहा होता है। तो ये अपने लाइटिक लाइफ साइकिल के दौरान अपनी बहुत ज़्यादा कॉपीज बनाता है। बैक्टीरियोफेज का एक और लाइफ साइकिल होता है जिसे लाइसोजेनिक कहा जाता है, जिसके अंदर वो सेल के साथ तो मौजूद रहता है लेकिन वो अपनी कॉपीज नहीं बनाता, वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता। तो बैक्टीरियोफेज वायरस जब अपने जैसे और वायरस बना रहा है तो वो लाइटिक लाइफ साइकिल के दौरान अपने बहुत ज़्यादा कॉपीज बना रहा है। अब आगे फिर हर्शी चेज के एक्सपेरिमेंट के हवाले से लिखा हुआ है कि उन्होंने किस तरह से इस बैक्टीरियोफेज को यूज़ किया वायरस को अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। अब यहाँ पर हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया गया है। एक्सपेरिमेंट के हवाले से लिखा हुआ है कि इन्होंने जो वायरस के अंदर डीएनए को यूज़ किया हुआ है वो ऐसा डीएनए है जो कि रेडियो लेबल्ड है, और उसके अलावा जो उस वायरस का प्रोटीन कोट है, प्रोटीन का कवर है, वो भी रेडियो लेबल्ड है। रेडियो लेबल्ड का मतलब क्या है कि उसके अंदर आइसोटोप यूज़ किए गए हैं, यानी कि जो डीएनए मौजूद है वो नॉर्मल डीएनए नहीं है, वो ऐसा डीएनए है जिसके अंदर P32 मौजूद है, फास्फोरस 32 का आइसोटोप मौजूद है। हमें मालूम है कि डीएनए के अंदर एक फास्फेट ग्रुप मौजूद होता है। नॉर्मली उस फास्फेट ग्रुप का जो एटॉमिक मास होगा वो 30 के करीब होगा, लेकिन जो यहाँ पर डीएनए उन्होंने यूज़ किया हुआ है उसके अंदर जो फास्फेट ग्रुप मौजूद है उसका एटॉमिक मास 32 है। यानी डीएनए ऐसा मौजूद है जिसके अंदर आइसोटोप मौजूद है। उसके अलावा जो उन्होंने प्रोटीन कोड यूज़ किया हुआ है उसके अंदर भी आइसोटोप मौजूद है, और प्रोटीन कोड के पास जो आइसोटोप मौजूद है वो सल्फर 35 का आइसोटोप मौजूद है। नॉर्मली सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो 32 होता है, लेकिन यहाँ पर हैवी आइसोटोप को यूज़ किया गया है जिसका एटॉमिक मास 35 मौजूद है। अब आइसोटोप को यूज़ करने का मकसद क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर डीएनए रिप्लिकेट होता गया, डीएनए अपनी कॉपीज बनाता गया, डीएनए ट्रांसमिट होता गया और उस डीएनए के अंदर फिर हमें फास्फोरस P32 नजर आए, तो हम समझ जाएंगे कि ये डीएनए जो है बेसिकली कॉपी हुआ है और यही आगे ट्रांसफर होता है। और अगर हमें फ्यूचर की जनरेशन्स के अंदर प्रोटीन कोड नजर आए और उस प्रोटीन कोड के पास सल्फर 35 मौजूद हो, तो हम यहाँ से ये अंदाज लगाएंगे कि बेसिकली सल्फर जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो इसीलिए इन आइसोटोप्स को यूज़ किया गया। तो आपके दिमाग में सवाल इस तरह से आ रहा होगा कि ये जो डीएनए होता है जिसके फास्फोरस के पास नॉर्मल जो फास्फोरस है वो 30 वाला मौजूद होता है, तो 32 वाला कैसे बनाया गया। बेसिकली इस डीएनए को ऐसे मीडियम में ग्रो कराया गया जहां पर आइसोटोप्स मौजूद थे, तो लाजमी डीएनए के मॉलिक्यूल ने अपनी रेप्लिकेशन के दौरान उस आइसोटोप को यूज़ कर दिया जो कि P32 वाला आइसोटोप इन्वायरमेंट में मौजूद था। इसी तरह से वायरस ने अपने प्रोटीन कोड के लिए भी अपनी सराउंडिंग में मौजूद आइसोटोप को यूज़ कर लिया। तो प्रोटीन कोड जो है वो इस तरह का मौजूद है जिसमें सल्फर 35 मौजूद है। फिर इस वायरस का सामना बैक्टीरिया के साथ हुआ, तो ये वायरस जो है बैक्टीरिया के अंदर चला गया। जब वायरस बैक्टीरिया के अंदर दाखिल हो चुका है और हमें मालूम है कि वो वायरस अपने लाइटिक साइकिल में मौजूद होगा जहां पर वो अपनी न्यू कॉपीज, न्यू फेजेस को बनाएगा। जितने भी उसके न्यू फेजेस बने उस बैक्टीरियोफेज वायरस के, सभी के अंदर P32 मौजूद था, यानी ऐसा डीएनए मौजूद था जिसमें P32 शामिल था, और उसके प्रोटीन कोड में सल्फर 35 हमें नजर ही नहीं आया। तो यहाँ से भी ये बात क्लियर हुई, जिस डीएनए के पास P32 वाला फास्फोरस मौजूद था होस्ट के अंदर, उसी ने अपने न्यू फेजेस, अपनी कॉपीज बनाई। तो यहाँ से ये बात वाजह हो गई कि डीएनए जो है वही हेरिडिटी मटेरियल के तौर पर काम करता है। अब यहाँ पर जिस एक्सपेरिमेंट को दिखा हुआ, इसी एक्सपेरिमेंट को हम एक और तस्वीर समझते तो वहाँ से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर उसी एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया गया है जो कि आपकी बुक में ऑलरेडी मौजूद है। तो अब यहाँ से समझते हैं कि इसका मकसद क्या है। सबसे पहले यहाँ पर एक फ्लास्क को, यानी कि एक बोतल को दिखाया हुआ है, एक ऐसी बोतल जिसके अंदर फेजेस को, यानी बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया गया है, और सराउंडिंग में जो मीडियम मौजूद है वो ऐसा मीडियम मौजूद है जहाँ पर रेडियो एक्टिव सल्फर मौजूद है, सल्फर 35 मौजूद है। अब ये सल्फर 35 जो है ये प्रोटीन के साथ शामिल हो जाता है। अब अगर हम इस पहली तस्वीर को देखेंगे, इस पहली तस्वीर के अंदर ये बयान किया जा रहा है कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस है और बैक्टीरिया जो है ये आपस में मिक्स हो चुके हैं, और इन फेजेस ने, यानी कि इन वायरस ने बैक्टीरिया के सेल्स को अटैक करना शुरू कर दिया है। आप यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं ये बैक्टीरियोफेज वायरस मौजूद है और ये बैक्टीरिया मौजूद है। बैक्टीरियोफेज वायरस जब भी बैक्टीरिया पर हमला करता है तो वो अपने प्रोटीन कोड को बाहर ही छोड़ देता है, अंदर उसका सिर्फ डीएनए दाखिल होता है।
तो यही बात लिखी हुई कि प्रोटीन कोड जो है उन्होंने बाहर भेज दिया और अपने डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर दाखिल कर दिया। फिर आगे लिखा हुआ है कि सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस किया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस हम करते हैं जब पार्ट्स को अलग अलग करना होता है। अब हम यहाँ पर बैक्टीरियोफेज के पार्ट्स को अलग अलग करना चाहते हैं। तो जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस किया तो हमारे सामने जो टेस्ट ट्यूब आया, उस टेस्ट ट्यूब के निचले हिस्से के अंदर बैक्टीरिया मौजूद थे। लेकिन जितने भी बैक्टीरिया उसके नीचे हिस्से में मौजूद थे, किसी के पास भी सल्फर 35 वाला आइसोटोप मौजूद नहीं था। और सल्फर 35 वाला जो आइसोटोप था वो ऊपर के हिस्से में ही मौजूद था, क्योंकि बैक्टीरियोफेज वायरस ने अपना जो है कवर बाहर छोड़ दिया था। तो क्योंकि वो सॉल्यूशन का तो हिस्सा था, लेकिन वो ऊपर की तरफ आ चुका था। लाइट पार्टिकल्स हमेशा सेंट्रीफ्यूगेशन के नतीजे में ऊपर आ जाते हैं, और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जो ज़्यादा वजनी होते हैं, वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया उसके कंपोनेंट्स जो थे वो नीचे की तरफ आ गए, जिनमें डीएनए भी नीचे मौजूद था। और ऊपर की तरफ आ गया हमारे पास इसका प्रोटीन कोट, जो कि खाली था, यानी कि वो ट्रांसमिट आगे नहीं हो सका था। फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसके नतीजे में जो बैक्टीरियोफेज वायरस हैं अब वो ग्रो किए गए हैं ऐसी मीडियम में जहाँ पर फास्फोरस 32 वाला मौजूद है। और ये फास्फोरस 32 जो है, ये लाजमी बात है डीएनए का हिस्सा बन गया। इस पहले स्टेप में अगर आप देखेंगे तो वही बातें होंगी कि जो डीएनए है वो अंदर की तरफ दाखिल हो जाएगा, डीएनए अंदर की तरफ चला आएगा, और प्रोटीन कोड जो है वो बाहर की तरफ रह जाएगा। जब हम सेंट्रीफिकेशन का प्रोसेस करेंगे, लाजिम बात है हैवी पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर चले जाते हैं। जब लाइट पार्टिकल्स को देखा गया तो वहाँ पर सिर्फ खाली प्रोटीन कोड मौजूद था, लेकिन जब नीचे वाले हिस्से को देखा गया, पैलेट को देखा गया, तो वहाँ पर जो है डीएनए मौजूद था। तो यहाँ से भी ये बात क्लियर हुई कि आने वाली जनरेशन में जो चीज़ ट्रांसमिट होती रहती है वो डीएनए होता है, और डीएनए इसी तरह से हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पर काम करता है। आपकी बुक के अंदर भी इसी तरह से ये बैच 1 दिखाई गई है, और दूसरी तरफ जो है ये बैच 2 दिखाई गई है, जिसके अंदर फास्फोरस को दिखाया हुआ है कि वो डीएनए का हिस्सा बना हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।